खुशामदीद नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मनुश्री और आप सभी के लिए लेकर आई हूँ हमारी ये खास पेशकश, आपकी सहेली। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी फैशन एक्सपर्ट, जो हमें बताने वाली है कि आप कैसे रह सकती हैं हमेशा ट्रेंडी एंड फैशन में। साथ ही साथ आपकी मुलाकात हम कराएंगे हमारे इस हफ्ते की विमेन अचीवर से भी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए आपको दिखा देते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की एक खास झलक। अगर आप ये जानते हैं कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है और आप हमेशा ये होता है कि जब आप अपने वार्डरोब में कपड़े अलग अलग तरह के पहनते हैं, कोई ना कोई कपड़ा ऐसा ज़रूर होता है जिसको आप जब पहनते हैं तो आपको लगता है आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। हिंदुस्तानी सिनेमा में ऐसी कई अदाकाराएं हुई हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों को न सिर्फ लुभाया बल्कि उनके दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई। उन्हीं में से एक हैं मशहूर और मारूफ अदाकारा नरगिस दत्त। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट के साथ, जिसमें हमारे साथ जुड़ेंगी हमारी फैशन एक्सपर्ट अस्मा हुसैन, जो आज बात करने वाली हैं एफर्टलेस ड्रेसिंग के बारे में। आप सोच रही होंगी ये क्या है और अगर इसे करना चाहती हैं आप खुद भी, तो आप क्या कुछ कर सकती हैं। तो चलिए हमारी जो फैशन एक्सपर्ट है उनकी जानिब चलते हैं, जो हमें इस बारे में जानकारी मुहैया करवाने वाली हैं। अस्मा, हमारे शो में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। जैसे कि अभी मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा भी कि हम बात करने वाले हैं एफर्टलेस ड्रेसिंग के बारे में, तो जो पहला सवाल जहन में उठता है वो यही है कि ये एफर्टलेस ड्रेसिंग भी हो सकती है क्या? जी बिल्कुल। जो भी आप जब तैयार होते हैं तो एक तरह से लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि आपने टाइम लगाया है और आप तैयार हुए हैं, तो उसी चीज़ को नॉर्मली करना, अगर आपके वो हैबिट में है, आप उसको रोज़ाना करते हैं, तो वो समझ में नहीं आता लोगों को कि ये आपने कोई ख़ास तौर से कुछ किया है। तो वो फिर आपकी एक एफर्टलेस स्टाइलिंग हो जाती है, जिसे कह सकते हैं कि आप के रूटीन का, आपके हैबिट का हिस्सा हो जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन रखी है या बहुत ज़्यादा मेकअप कर रखा है या आपके कपड़ों में बहुत नए नए तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आपका अपना एक स्टाइल डेवलप हो जाता है। आप उसमें बहुत स्मार्ट भी लगते हैं, आप लोगों की नज़र में भी होते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आप बिना कुछ किए ही अच्छे लग रहे हैं। तो वो चीज़ जो है उसको एफर्टलेस स्टाइलिंग कहते हैं। और उसके लिए छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आप डेवलप कर सकते हैं। अगर आप ये जानते हैं कि आपकी बॉडी टाइप कैसी है और आप हमेशा ये होता है कि जब आप अपने वार्डरोब में कपड़े अलग अलग तरह के पहनते हैं, कोई ना कोई कपड़ा ऐसा ज़रूर होता है जिसको आप जब पहनते हैं तो आपको लगता है आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप उसमें पतले भी लग रहे हैं, आपको बहुत कंफर्ट भी आ रहा है। तो आप यही देखिए कि वो कौन सी ऐसी ड्रेस है आपके वार्डरोब में जिसमें आप हमेशा अच्छे लगते हैं और आप पहनते हैं तो उसको आप कंफर्टेबल रहती हैं। यानी कि जो एफर्टलेस ड्रेसिंग की हम बात करें, उसका सही मायनों में यही मतलब निकाला जा सकता है कि ऐसी ड्रेसिंग आप कर लें जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़े और आप नज़ाकत से भी लबरेज हैं और दूसरी तरफ आप खूबसूरत भी नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल। और आपके ऊपर वो चीज़ सूट कर रही है। वो चीज़ को समझना कि आपके ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, वो चीज़ को समझ लेना, वही आपकी एफर्टलेस स्टाइलिंग होती है। क्योंकि एक बार आपने उसको उस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया तो आप अपने कपड़े, अपनी स्टाइलिंग उसी तरह से कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो लूज़ कुर्ते पहनते हैं, उसमें पतला सा एक चाइनीज़ कॉलर है, फ्रंट ओपन है, चाहे वो फुल ओपन हो या थोड़ा सा ओपन हो, और सिंपल उनके स्लीव्स होती हैं और वो बिना दुपट्टे के या बिना किसी स्कार्फ के उस तरह के कुर्ते पहनते हैं, चाहे वो शलवार पे पहने या वो ट्राउज़र पे पहन लें या उसको पैलिज़ो पे पहन लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फैब्रिक को स्टाइलिंग कर लेते हैं कि हम सिर्फ खादी पहनते हैं, हम हैंडलूम पहनते हैं, और उनका एक स्टाइल होता है, तो वो हमेशा खादी के नए नए वैरायटीज़ को पहनते हैं। वो कलर्स एक सटल कलर्स होते हैं, तो उस तरह से आपकी वार्डरोब बिल्डअप हो जाती है और वो आपका एक स्टाइल बन जाता है जिसको आप बिना कुछ किए हुए आप जब पहन के निकलते हैं तो आप स्मार्ट लगते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी और आपके स्किन के हिसाब से परफेक्ट जो सिलवेट है वो होती है। यानी कि आपको कोई एक ऐसी चीज़ को आपको समझना होगा, आपको अंडरस्टैंड कर लेना होगा कि आपकी शख्सियत के हिसाब से आपके साथ पूरी तरीके से जेल कर रही है। बिल्कुल, वो आइडेंटिफाई कर लेना
वो चीज़ जो है बड़ी मुश्किल होती है, उसको करने में लोगों को काफ़ी टाइम लगता है। लेकिन जब आप कर लें, ख़ास तौर से जब आप 30s में आ जाते हैं, तब तक आपको अंदाज़ा होने लगता है कि नहीं, ये इस तरह की चीज़ें मेरे ऊपर अच्छी लगती हैं और इस तरह की चीज़ें तो मेरे ऊपर बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। जैसे कुछ कलर्स, कि ये कलर्स मैंने पहने तो स्किन ख़राब लगने लगती है, फ्लश्ड आउट हो जाती है या डार्क लगने लगती है, तो वो कलर्स बिल्कुल अवॉइड करें। कुछ कपड़ों की स्टाइलिंग ऐसी होती है कि अगर आपने बहुत घेरदार कुर्ता पहना तो आपको लगता है कि अरे ये तो मुझे शॉर्ट दिखाता है, मोटा दिखाता है, तो आप उसको बंद कर दें पहनना। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा हर तरह की स्टाइलिंग पहने, आप अपने स्टाइल में नए नए फैशंस कर सकती हैं। तो उस तरह से आप अपने आप में एक तरह के स्टाइल मेकर हो जाते हैं कि आपने खुद क्रिएट कर लिया अपना स्टाइल, और आपको लोग जो हैं वो एक स्टाइल आइकॉन की तरह से देखते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, शबाना आज़मी। तो अगर आप शबाना आज़मी को देखें ऑफ द स्क्रीन ड्रेसअप होते हुए, तो हमेशा वो एक पर्टिकुलर तरह की साड़ियाँ होंगी जो हैंडलूम है या खादी सिल्क है, या वो अगर वो शादी में भी जाती हैं तो वो सिल्क पे जरदोज़ी बनी हुई, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर स्टाइल जो है वैसे ही होता है। ब्लाउज़ का एक स्टाइल है जो वो वही ब्लाउज़ पहनती हैं कि इतनी ही स्लीव की लेंथ होगी, वो लेंथ उतनी ही होती है चाहे ब्लाउज़ में और कुछ ऊपर नीचे हो जाए। तो ये इस तरह से लोग अपना स्टाइल बना लेते हैं, विच बिकम्स एन एफर्टलेस, कि आपके पास शिफॉन की साड़ीज़ हैं प्लेन हर कलर की, आपने वो पहनी और आपका कंफर्टेबल ब्लाउज़ है और आपने उसके ऊपर एक कोई जो है नेक पीस पहन लिया, जैसे सिंगल डायमंड पहन लिया और आप बस चले गए, तो आपको कुछ करना नहीं है। इसी तरह ज्वेलरी में लोग अपना एक स्टाइल स्टेटमेंट बना लेते हैं कि आपने सिंगल रॉक जो है वो ख़रीद रखा है, बस वो आप हर टाइम पहने रहते हैं अपने उसमें। आपके जो स्टाइल्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं और लोग उसे फॉलो करने लगते हैं, बजाय इसके कि आप दूसरों को फॉलो करें। और उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की भी ज़रूरत नहीं होती है कि आप बहुत इलेबरेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक्चुअली बिहाइंड द सीन इलेबरेट थिंकिंग होती है। आप अपनी पर्सनालिटी को भी उभारते हैं और आपको देख के लोगों को ये समझ में आता है कि आप कुछ हैं, आपकी शख्सियत जो है वो सिर्फ ऊपरी नहीं है, अंदरूनी भी है। और इस बारे में आपसे हम जानकारी और भी लेना चाहेंगे और अपनी ख़वातीन को भी बताना चाहेंगे कि अगर वो भी चाहती हैं ऐसे ही एफर्टलेस ड्रेसिंग के ज़रिए तैयार होना, एक सलीका सीखना अपनी ड्रेसिंग अप का, तो उस बारे में भी उन्हें जानकारी मिलेगी। फ़िलहाल आपको याद दिला दें कि अगर फ़ैशन के हवाले से आपके भी कोई सवाल हैं तो उन्हें आप हम तक पहुँचा सकती हैं, हमारी एक्सपर्ट उनके जवाब आपको ज़रूर देंगी। और आप अपने सवालों को भेजने के लिए हमें ईमेल करिए या फेसबुक पेज पे भी आप जा सकती हैं, वहाँ अपने सवाल छोड़ सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है, आप देख रही हैं आपकी सहेली। आज हम बात कर रहे हैं कि एफर्टलेस ड्रेसिंग किस तरीके से ख़वातीन को एक सोबर सिंपल लुक देती है, बेहद नज़ाकत भरे अंदाज से वो खूबसूरत नज़र आती हैं। और इस बारे में हमें जानकारी दे रही है हमारी फ़ैशन एक्सपर्ट आसमा। आसमा, आप आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम भले, जैसे आपने भी इसको ड्रेसअप कर रखा है, एक सिंपल सा स्टोल डाला है पिंक कुर्ती के ऊपर, लेकिन येट आप बहुत खूबसूरत नज़र आ रही हैं। तो ज़रूरी ये है कि सलीका भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, सलीका होना चाहिए और बिना आप ज्वेलरी पहने हुए, बिना कुछ किए भी अच्छे लग सकते हैं। वो चीज़ जो है आपकी इसमें आती है कि आपने कपड़ा क्या पहना है। अगर आपने सिंपल कुर्ता पहना है लेकिन उस कुर्ते का फैब्रिक क्या है, तो जैसे आपने मेरे कपड़ों को कहा, तो ये प्योर सिल्क का कुर्ता है, प्लेन है लेकिन हाथ का बना हुआ है, तो इसमें एक अपने आप में एक तरह की खूबसूरती होती है और वो चीज़ दिखाई देती है जब आप इस तरह का करते हैं। अगर आप जाके सस्ता सा 500 रुपये का या आप 1000 रुपये का किसी मल्टीनेशनल वाले के यहाँ से कुर्ता ख़रीद के लाएंगे, वो 1000 लोग पहने होंगे, क्योंकि वो 10,000 से कम कुर्ता तो बनता ही नहीं है, तो 10,000 लोग दुनिया में पहनेंगे, तो वो एक आम चीज़ हो गई। आप जब जाके ख़ुद से एफ़र्ट करते हैं तो वो एक अकेली चीज़ होती है और उसमें आपकी पर्सनालिटी झलकती है। तो ये चीज़ फ़र्क जो है वो लोगों को समझ में आता है। उसको किस तरह आप अच्छे से करें वो देखने की बात है कि आप धीरे धीरे
उसको एकदम से हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन धीरे धीरे आप इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि आप अपने वार्डरोब में जो कपड़ा आप ऐसे पहनते हैं, आपको लगता है कि वो हमारे ऊपर सबसे अच्छा लगता है, आप उसको निकाल कर देखें, उसका सिलवेट क्या है, उसका कलर कॉम्बिनेशन क्या है, वो कैसा स्टिच किया हुआ है, और उस स्टाइल को अपना आप एक आइकॉन स्टाइल बना लें। फिर देखें कि कौन से कलर्स हैं जो हमारे ऊपर अच्छे लगते हैं। कुछ लोग अर्दी कलर्स पहनते हैं, यानी कि अगर सॉफ्ट कलर्स जो इंडियन स्पाइसेस के कलर्स होते हैं, जैसे हल्दी का रंग है या मिर्च वाला लाल है, आपका जो इलायची का ग्रीन कलर है, इनको अर्दी कलर्स कहते हैं। मतलब वो बहुत ब्राइट भी नहीं होते, डल भी नहीं होते, लेकिन वो इंडियन स्किन के ऊपर बहुत सूट करते हैं। और अर्दी होते हैं तो वो बहुत सोफिस्टिकेटेड लुक देते हैं, क्योंकि ये कलर्स अपने आप में ही कहलाते हैं सोफिस्टिकेटेड कलर्स जी। तो आप जब इस तरह के रंग पहनती हैं, आप देख सकते हैं कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है। हम पढ़ने लिखने वाले हैं, एकेडमिशियन हैं, हमारे अंदर लोगों के बारे में सोचने का जज्बा है, हम एक्टिविस्ट हैं, हमारा ये हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के जो गरीब हैं उनमें गरीबी ना रहे, या जो बच्चे पढ़ नहीं रहे हम उनको पढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह की जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके ऊपर ऐसे कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। साथ ही साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो आपने पहन रखा है, जैसे आपने बताया भी कि चाहे वो हैंडीक्राफ्ट के आइटम हो या आपने कुछ एक्सक्लूसिव पहन रखा है, उस पर फोकस भी आए। अक्सर क्या होता है कि हमने बहुत सारी चीज़ें एक साथ पहन रखी हैं, तो हमारी वो जो एक सोच है वो भी नहीं नज़र आती, और ये भी नज़र नहीं आता हमने जो पहन रखा है वो एग्जैक्टली हम उसी पर नज़र हमारी पड़े। बिल्कुल, वो आपकी फिर पर्सनालिटी में क्लैशेस होते हैं। तो आप, और वो जो देखने वाला है उसको भी समझ में आता है कि आप स्टेबल नहीं हैं, अभी आप पूरी तरह से जिसको कहते हैं कि खुद मुख्तार नहीं हुए, मतलब आपके अंदर वो मैच्योरिटी अभी तक नहीं आई है। तो अभी आप डेवलप हो रहे हैं, अभी आप कंफ्यूज्ड हैं अपनी पर्सनालिटी को लेके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कपड़ों से, ज्वेलरी से समझ में आ जाता है। इसीलिए आप देखें कि जो बहुत ही कल्चर्ड फैमिलीज़ कहलाती हैं, या अगर सिंपली देखें कि एग्जांपल कि जो रॉयल फैमिलीज़ को देखते हैं हमेशा, तो आप जब रॉयल फैमिलीज़ की लेडीज़ को देखिए तो वो हमेशा बड़े ही अंडरस्टेटेड कलर्स में, सॉफ्ट बेज, ऑफ वाइट या हल्के सा पिंक, और हमेशा शिफॉन की साड़ी में सर ढका हुआ, और एक बड़ा सा सॉलिटेयर गले में या नेक में या आपके कान में है। तो वो ये सारी चीज़ें देखते ही उनको, लोगों को लगता है कि वाओ क्या काम सीरीन, कितनी सुकून भरी पर्सनालिटी है, कितनी सुकून की ज़िंदगी है इनकी। भले ही वो अपनी ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो चीज़ दूसरों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनको देखते ही वो शान और शौकत का एक तस्वर आ जाता है कि ये बड़े ही सादगी पसंद है और बहुत ही मैच्योर, बहुत बड़े लोग हैं अपने इक़्तिदार में, अपनी पर्सनालिटी में, इसलिए ये इतने सिंपल और सटल कपड़े पहने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी पर्सनालिटी में दिखती हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं दूंगी महात्मा गांधी का, कि महात्मा गांधी ने अपने ड्रेसिंग सेंस जो है वो चेंज किया। वो हमेशा सूट पहनते थे, बैरिस्टर थे, इंग्लैंड में पढ़ के आए थे, साउथ अफ्रीका में उन्होंने काम किया, स्टाइल फॉलो करते थे, बिल्कुल फॉलो करते थे और एडमायर करते थे। वो बहुत सारी चीज़ें वेस्टर्न वर्ल्ड की एडमायर करते थे कि वो कितना मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, दिमाग लगाते हैं। तो उन्हीं ने वो सब चीज़ों को तो एक्वायर किया जो वहाँ की अच्छी थी, लेकिन जब वो हिंदुस्तान आए और उन्हीं ने फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्हीं ने अपने कपड़े चेंज किए। ही वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन। पहले वो ऐसे पॉलिटिशियंस थे जिसने अपने कपड़ों से अपने आइडेंटिटी को बनाया। यानी उन्हीं ने अपना सूट उतार के धोती पहनी, एक नॉर्मल खद्दर की धोती मलमल वाली, और उसके ऊपर एक चादर होती थी, जो उनका उस वक्त से लेके और आखिर वक्त तक उनका गारमेंट वही रहा। लेकिन शायद ही लोगों को पता हो कि वो मलमल का थान उनके लिए ख़ास तौर से बिन के आता था। तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो एक नॉर्मल आम कॉटन के जैसी नहीं होती थी। तो वो सिंपलिसिटी में कितना ज़्यादा सोफिस्टिकेशन था। तो आप धीरे धीरे समझ में आता है लोगों को, लेकिन आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसा बनाना चाहते हैं।
किस तरफ ले जाना चाहते हैं, किधर मोड़ना चाहते हैं, और फिर उसके हिसाब से आप सोचें कि आप कौन से कपड़े यानी कैसा फैब्रिक यूज़ करेंगे, क्या स्टाइल पहनेंगे, किस तरह के कपड़े पहनेंगे, किस तरह के नहीं पहनेंगे, और फिर धीरे धीरे आप उसको डेवलप कर सकते हैं। और एक बार अगर आप ये समझ जाएं कि आपकी शख्सियत पर क्या जचता है, क्या फबता है, तो फिर आपके स्टाइल स्टेटमेंट का कोई जोड़ नहीं है। और इससे जुड़ी हुई जो जानकारियाँ आपने दी हैं वो बेहद ज़रूरी हैं और हमारी ख़वातीन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होंगी। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। और इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि मैं आपको भी याद दिला दूं कि अगर फैशन के हवाले से आपके कोई सवाल हैं, आप चाहते हैं हमसे इस बारे में कोई जानकारी लेना, तो आप हमारे ईमेल आईडी पर जाइए, अपने सवाल भेज दीजिए, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी अपने सवाल ड्रॉप कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। अब वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का, और वक्फे के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे आज की विमेन अचीवर से। तो आप कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए आपकी सहेली। वक्फे के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है हमारी इस खास पेशकश आपकी सहेली में। और अब वक्त हो गया है कि हम आपको मिलाएं अपनी उस विमेन अचीवर से, यानी उस शख्सियत से जिन्होंने अपना एक मकाम हासिल किया है, अपनी एक पहचान बनाई है और सभी के लिए बन चुकी हैं एक इंस्पिरेशन। हिंदुस्तानी सिनेमा में ऐसी कई अदाकाराएं हुई हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों को न सिर्फ लुभाया बल्कि उनके दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई। उन्हीं में से एक हैं मशहूर और मारूफ अदाकारा नरगिस दत्त। नरगिस की पैदाइश 1 जून 1929 को कोलकाता में हुई। वालिदैन ने बड़े प्यार से इनका नाम रखा फातिमा रशीद। इनकी मां जद्दनबाई एक क्लासिकल सिंगर थीं और वालिद उत्तम चंद मोहन चंद एक डॉक्टर थे। फकत 6 साल की उम्र में नरगिस ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों में काम करना शुरू किया और इनकी पहली फिल्म थी तलाशे हक। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। यहाँ इन्हें जो नाम मिला वो था बेबी नरगिस, और आगे चलकर फिल्मी दुनिया में वो इसी नाम से मशहूर हुईं। 14 साल की उम्र में महबूब खान ने नरगिस को अपनी फिल्म में बतौर अदाकारा लिया। फिल्म थी तकदीर। जिंदगी की चंद खुशियाँ ऐसी भी होती हैं जो रुपए से नहीं खरीदी जा सकती। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा, ये रात भीगी। नरगिस ने बहुत से अदाकारों के साथ काम किया, लेकिन उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जमी अदाकार राज कपूर के साथ। राज कपूर के साथ नरगिस ने आवारा, चोरी चोरी, बरसात जैसी सुपरहिट फिल्में दी। नरगिस की जोड़ी दिलीप कुमार के साथ भी हिट रही। फिल्म मदर इंडिया में उनका निभाया राधा का किरदार लोगों के ज़हन पे नक्श हो गया और इस फिल्म में नरगिस ने अपनी अदाकारी से खूब तारीफें बटोरी। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। उनके फिल्मी करियर में माइलस्टोन मानी जाने वाली फिल्म मदर इंडिया ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हुई। इसी फिल्म के लिए उन्हें मिला बेस्ट फिल्म अदाकारा का नेशनल अवार्ड। फिल्म मदर इंडिया में उनके बेटे का रोल अदा करने वाले अदाकार सुनील दत्त से 11 मार्च 1958 में नरगिस ने शादी कर ली। मन भावन के घर जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, बंधी रहे ये प्यार की डोरी। हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना, हमें ना भुलाना,
3 बच्चों में नम्रता दत्त, प्रिया दत्त और संजय दत्त हैं, जो कि एक बेहतरीन अदाकार हैं। शादी के बाद नरगिस ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और इन्होंने अपनी जिंदगी को समाजी खिदमत में मसरूफ कर लिया। नरगिस की जिंदगी में एक मुश्किल तरीन वक्त तब आया जब वो कैंसर जैसे मर्ज का शिकार हो गईं। नरगिस की बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे संजय दत्त को बतौर अदाकार फिल्मी पर्दे पर देखें, लेकिन उनकी फिल्म रॉकी की रिलीज से महज 3 दिन पहले 7 मई 1981 को नरगिस ने इस दुनिया से रुखसती ले ली। नरगिस आज भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनके निभाए किरदार, उनकी अदाकारी आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। नरगिस को फिल्मी दुनिया में उनकी बेहतरीन अदाकारी और उनके निभाए यादगार किरदारों के लिए अकीदत भरा सलाम। तो इनको देखने के बाद तो आपको यकीन हो गया होगा कि अगर आपके अंदर भी हिम्मत है, जज्बा है, तो आप भी अपनी पहचान बना सकती हैं और भीड़ में भी अलग नज़र आ सकती हैं। और इसके लिए अगर आप चाहती हैं कि हम अपने प्रोग्राम में आपकी भी स्टोरी दिखाएं, अगर आप भी अचीवर सरीखे हैं, तो अपनी डिटेल्स आप हमें ईमेल कर सकती हैं या फिर फेसबुक पे भी जा सकती हैं। वहाँ अपने डिटेल्स को आप हमें मैसेज कर सकती हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि आज के एपिसोड को हम यहीं पर ख़त्म करें, लेकिन आपसे होगी मुलाकात हमारे अगले एपिसोड में, जहां हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आएंगे ढेर सारी जानकारियां। तब तक के लिए आपकी सहेली की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।